मैंने इतने मर्दों के लिए काम किया कि अब किसी भी अनजान मर्द के सामने मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। अब तो ये आलम है, लाखों की भीड़ के सामने आज़ाद होने में भी मुझे आर नहीं। इस मेहनत और इस मशक्क़त का सिला मैंने यूं अदा किया कि जहाँ जहाँ मेरे प्रोड्यूसर हुक्म करते मैं वहाँ वहाँ में रद्दी के कागज़ की तरह इस्तेमाल करवा आती। दोस्तों, बहुत ही मज़े की एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त अपनी अपनी सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। मैं इसके होंठों को चूम कर बोला, मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर छोड़ कर जाऊँगा, तुम हौसला रखो, इसकी ज़रूरत है। मैंने एक रिक्शा रुकवाया और इसे संत नगर की तरफ चलने को कहा। इस वक्त नादिया मुकम्मल बुर्का में थी और मैं सादा से लिबास में। नादिया के हाथ में मुख्तसर सा सामान भी था। एक गिल्ली के किनारे पर हम उतर गए। मैं एक मकान के सामने पहुंच गया और बैल बजाई। 2 ही मिनट बाद दरवाज़ा खुला और मुझे सिदरा का चेहरा दिखाई दिया। इसने मुझे हैरानी से देखा और मुझसे भी ज्यादा हैरानी से बुर्का में लिपटी नादिया को और बना कुछ कहे अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता छोड़ दिया। सलाम दुआ के बाद नादिया उड़कर बुर्का उतारने के लिए अंदर के एक कमरे में चली गई तो सिदरा बोली, कौन है ये? देखने में तो किसी अच्छे घर की शरीफ लड़की लगती है। मैं बोला, हकीकत में भी ऐसा ही है, हालात की मारी है, इसके अपने ही इसके जान के दुश्मन हैं। मेरी पनाह में थी, मुझे कुछ काम से कहीं जाना पड़ रहा है, ऐसे में मैं इसे सिर्फ तुम्हारे पास छोड़ सकता हो, क्या तुम इसे कुछ दिन अपने यहाँ रख सकती हो? वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, यहाँ ठहराना तो कोई मसला नहीं, मगर पप्पो, क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी के साथ? तुम एक नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? मैं बोला, शायद ऐसी जिंदगी मेरा नसीब नहीं है। वो बोली, मुझे सायरा से तुम्हारे कुछ हालात का तो पता चले थे, मगर जाहिर है असल हालात इससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज और ख़तरनाक होंगे जितने दिखाई देते हैं। नादिया इसी वक्त आ गई। मैंने इजाज़त तलब की और नादिया के गालों को छू कर बोला, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा मोबाइल रख लो, मैं इससे तुमसे राबिते में रहूँगा। इसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू गालों पर फैलते गए। वो हिचकियाँ लेते हुए रो रही थी। मैं गिल्ली से निकला और मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ अनारकुल्ली चौक पहुंचा। यहाँ से बस के जरिए स्टेशन पहुंचा और मुल्तान जाने वाली ट्रेन पर बैठ गया, मगर ओकाला आते ही उतर गया और वहाँ से बहावलपुर जाने वाली बस पर सवार हुआ। रात होने को थी जब मैं बहावलपुर पहुंचा। निस्फ शब के करीब मुझे बहावलपुर से कराची जाने वाली एक ट्रेन मिल गई। अगली सुबह मैं कराची पहुंच चुका था। मैंने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से दुबई की टिकट पिक करवाई, जो खुशकिस्मती से अगले दिन की मिल गई। इसके बाद मैंने एक होटल में कमरा कराया और वहां आराम किया। अगले दिन में ने कुछ कपड़े खरीदे और कुछ मजीद ज़रूरत का सामान, क्योंकि मुझे दुबई में कुछ दिन रुकना था। रात की फ़्लाइट से मैं दुबई चला गया। सारा को मैंने एयरपोर्ट से ही अपने आने की इत्तला दे दी। मैं दुबई भी रात के पिछले पहर पहुंचा था। अराइवल लाउंज में बेताब सारा मुझे दूर से नजर आ गई। इसका वाली पर एतमाद अंदाज, वही परफेक्ट पावरफुल वुमोइन वाला चारा, किसी रियासत की मलिका जैसा गुरूर इसे लाखों में मुमताज बना रहा था। इसकी शख्सियत ऐसी मुतासिर कुन थी कि लोग इसकी तरफ नज़र उठाकर देखने से भी कतराते थे कि कहीं कोई गुस्ताखी ना सरजद हो जाए। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि वो लाउंज में मेरी मुंतज़िर थी और इसकी बेताबी मेरे लिए थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही इसकी आंखों में एक चमक सी उभरी और होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। मैं तकरीबन 7-8 महीनों बाद इसे देख रहा था। करीब जाने पर इसने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में मुझसे हाथ मिलाया और बोली, वेलकम मिस्टर पप्पो। इसके शोफर ने मुझसे मेरा बैग लिया और सड़क पर पार्क BMW में रख दिया। हमारे लिए बारी बारी दरवाज़ा खोला। हम दोनों ही पीछे बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। अगले 5 मिनट की सफ़र खामोशी से तय हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझे मिलते ही सारा पर एक अजीब कैफियत तारी हुई थी, जिसकी बदौलत वो अपनी आंखों की नमी पोंछ रही थी। शायद ये जज्बा इसके लिए भी था जिसे वो ड्राइवर के साथ साथ मुझसे भी छुपाना चाहती थी। जब होटल आ गया तो सारा बोली, तुम गाड़ी पार्क करो और काउंटर से की गार लेकर बैग रूम में ले चल लो, हम आते हैं। ड्राइवर गाड़ी से निकला और तिग्गी से बैग लेकर अंदर चला गया। जूं ही वो नज़रों से ओझल हुआ, सारा मुझ पर पली। इसने मुझे तकरीबन दबाकर मेरे ऊपर सवारी कर ली। पता नहीं इसने एयरपोर्ट से यहाँ तक का सफ़र कैसे काटा था। हम बड़ी मुश्किल और जिदोजहद से अलग हुए, क्योंकि इस हद तक आने के बाद मुकम्मल जिनसी तस्कीन किए बगैर रुकना बहुत मशक्क़त का काम था। हम अपने अपने कपड़े दुरुस्त करते गाड़ी से निकले और होटल की लाबी की तरफ बढ़े। इसने टिशू से अपना मुंह पोंछ लिया जिस पर लिपस्टिक फैल चुकी थी।
हम लिफ्ट के जरिए जब अपने फ्लोर पर पहुंचे तो शोफर सामान रूम में रखवा चुका था और वेटर मौजूद था। हम दोनों गहरी सांसें लेते रहे, फिर वो बोली, पप्पो मुझे अभी जाना है, कल सुबह मुलाकात होगी। मैं बोला, तुम्हें यार आज की रात तो मेरे पास रुको, अभी जी नहीं भरा। वो बोली, नहीं डैडी का ड्राइवर नीचे है, इसके इल्म में नहीं होना चाहिए कि मैं रात तुम्हारे साथ होटल के कमरे में रही हो। इसने जल्दी की और चली गई। मैं भी उठा और बाथरूम में नहाने चला गया। फिर ऐसी शदीद नींद से दो चार हुआ कि मैं लेटते ही सो गया। शायद ये दुबई की फिजा का भी असर था और एक ज़हनी सुकून का भी कि यहाँ मैं दुश्मनियों से महफूज था। मगर ये नहीं हो सकता था कि ये महज मेरी खाम ख्याली हो और दिल में इस बार कई शनासा चेहरे देखने को मिलते। सारा का फ़ोन सुबह 10 बजे के करीब आया। वो बड़ी ताज़ा दम आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग, क्या अभी तक बिस्तर में हो? मैं बोला, हाँ, और तुम्हें भी इसमें शामिल होने की दावत देता हो? वो बोली, दावत का शुक्रिया और अमल में ऑफिस पहुंच चुकी हो। आज लेट हो गई मगर खैर, कभी कभार देर सवेर हो ही जाती है। तुम ऐसा करो, नाश्ते के बाद ऑफिस आ जाओ, फिर साथ करेंगे। मैं बोला, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं मुस्तैदी से उठा और नाश्ता मंगवाया। बना कुछ खाए सा नाश्ता करके मैं तैयार होने लगा। दोपहर 2 बजे में टैक्सी से सारा के दफ्तर पहुंच गया था। सारा की पीए ने मुझे इसके ऑफिस में बिठाया जबकि सारा खुद मौजूद नहीं थी। ऑफिस में काफ़ी तब्दीलियां की गई थीं, जिनमें से एक तो ये थी कि साइड की दीवारें मुकम्मल शीशे की थीं, जो ऊपर से निस्फ ऐसी थीं कि बाहर देखा जा सके, बाकी निस्फ बंद थीं। खला इंसान बाहर से भी दिखाई देता था। ऑफिस के अंदर भी कैमरे नस्ब थे जो मेरी जीरक निगाहों से छप ना सके थे। सारा 3 बजे के करीब आई और बड़ी खुश दिल्ली से मुझसे मुसाफहा किया। अपनी तैयारी के बाइस वो काफ़ी वंकिश और जाजिब नज़र लग रही थी। वैसे भी इसके अंदर का मौसम इसके गालों को गुलाल बख्श रहा था। मैं समझ सकता था कि ऑफिस में इतने फार्मल तरीके से मिलने के पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। वो शरारत भरे अंदाज में बोली, और सुनाओ, कैसी गुजरी तुम्हारी रात? मैं बोला, बस यूं समझ लो कि रात भर तुम्हारे वजूद का नशा सा तारी रहा। वो बोली, हुकूमत अगर मैं को हक में रहती हों तो ये मत समझो कि मुझे लाहौर में तुम्हारी सरगर्मियों की कोई इत्तला नहीं है, सब जानती हूँ मैं बोला, अच्छा, अगर सब जानती हो तो मुझसे इतना परशत्ता क्यों हो? वो बोली, भाई जानती हो मगर मैं उनमें से हूँ जिन पर तुम मरते हो। मैं बोला, मरने वाले तो तुम पर और भी कई होंगे, मुझ में क्या खास कि तुम इतना मुल्तफत हो? वो बोली, हाँ, बहुत हैं मुझ पर जान छिड़कने वाले मगर छूने वाला एक ही है। मैं खामोश हो गया तो वो बोली, पप्पो तुम और मैं दोस्त हैं, बल्कि दोस्त से कहीं बढ़कर हैं। ज़रूरी नहीं हमारा जो ताल्लुक है इसे हम कोई नाम दिया रिश्ता दे। बस मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है मगर मैं तुम पर किसी का बोझ नहीं बना चाहती। तुम आज़ाद हो और मैं भी खुद मुख्तार। मगर अगर कभी ज़िंदगी में हमारे दरमियान कोई रिश्ता कायम हो जाए तो ये बहुत खुशी की बात होगी। मैं बोला, मेरे लिए भी, मगर तुम जानती हो हम दोनों अलग अलग दुनिया के बासी हैं। मुझ में और तुम में बहुत फ़र्क है और इतना फासिला है कि जिसे मिटाने में मेरी उम्र भी किट जाए तो भी ना मिटे। वो बोली, पप्पो इस फासिले को मैं नहीं मानती। मैं बोला, मैं भी नहीं मानता मगर ये फासिला एक अटल हकीकत तो है ना। अगर तुम सब कुछ त्याग करके मेरे पास आओगी तो ये मेरी खुद गर्जी होगी, और अगर मैं इसी हैसियत के साथ तुम्हारा हम सफ़र बनूंगा तो भी मैं अपनी नज़रों में मौका परस्त के लाऊंगा। अगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए तो मुझे तुम जैसा बनकर दिखाना होगा। इस दिन बराबरी की बुनियाद पर तुम्हें हासिल करूंगा। वो नज़रें झुकाकर बोली, पप्पो हासिल तो तुम मेरे वजूद को अभी भी कर चुके हो। मैं बोला, वो हमारी एक बाहमी रजामंदी का रिश्ता है। इस ताल्लुक के लिए हम दुनिया में किसी को जवाब दे नहीं, मगर किसी रिश्ते को बनाने के लिए हमें पहले से कायम रिश्तों और दुनिया को जवाब देना होगा। हमारी बातें अनजाने में ही संजीदा हो गई थीं। खाना भी खामोशी से खाया गया। खाने के बाद वो बोली, ऐसा करते हैं आज एक फैशन शो में चलते हैं, मौत भी बहल जाएगा और टाइम भी अच्छा गुजरेगा। मैं मुस्कुरा कर बोला, हमारा टाइम तो किसी कमरे में भी अच्छा गुजारा जा सकता है। वो मेरी बात का मतलब समझकर बोली, जानती हो अकेले में तुम कैसे वक्त गुजारोगे, मगर मुझे आज कंपनी के स्पॉन्सर शो में जाना है, इसलिए सोचा कि कम अज कम इस वक्त तो तुम मेरे साथ रहो, वहां से वापसी पर तुम्हारी मर्जी का भी टाइम गुजार लेगे, ठीक है ना? मैं सआदतमंदी से बोला, जो हुक्म जनाब का। मैं बोला, अब एक किस्से तो नवाज दीजिए ताकि मैं वापस जा सकूं और शाम की तैयारी के लिए बैटरी चार्ज हो जाए मेरी। वो बोली, ओके तुम वहां सोफे पर चल लो,
मैं वहीं आती हूँ मगर याद रहे बस एक किस और मुझे दबोचना नहीं। मैं किसी शरीफ बच्चे की तरह सोफे पर जाकर बैठ गया। वो एहतियात से उठी और मेरे पास आकर चुकी। हसब वदा मैंने इसे बाजुओं में नहीं भरा। वो सीजी हुई और दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खोला। मैं उठा और बाहर निकल गया। जाते जाते मैंने इस पर हल्का सा एक थप्पड़ मारा जिससे वो फौरी तौर पर हरासा हो गई और नज़र घुमाकर देखने लगी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा था। मैं बाहर निकला और होटल के लिए टैक्सी ली। होटल पहुंचकर नादिया को कॉल की। नादिया ने शायद मोबाइल हाथ ही थाम रखा था। फ़ोन उठाते ही बोली, हेलो पप्पू, कैसे हैं आप? मैं इसकी आवाज़ में छपी बेताबी साफ सुन सकता था, इसलिए खुश दिल्ली से बोला, अरे बना मेरी आवाज़ सुने जान लिया कि ये मैं ही हो। वो बोली, 3 दिन में ये पहली कॉल है जो इस फ़ोन पर आई है और वैसे भी नंबर बाहर का था। मैं बोला, अरे हाँ, ये भी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुना कैसी हो? वो बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको याद कर रही हो, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। मैं बोला, कोई मसला तकलीफ तो नहीं है ना वहाँ? वो बोली, नहीं, सिद्रा बाजी खूब ख्याल रख रही है। मैं बोला, इसने घर पर क्या बताया कि तुम कौन हो? वो बोली, यही कि उनकी एक कजिन हो और यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आई हो। मैं बोला, एक बात का खास ख्याल रखना, किसी भी तरह घर से बाहर मत जाना। ऐसा होना मुमकिन तो नहीं कि कोई तुम्हें बुर्का में पहचान ले, मगर इसके कभी इम्कानात नहीं कि वो लोग औरतों की मदद से तुम्हारी तलाश कर रहे हो, इसलिए एहतियात लाजिम है। इस तरह की हल्की फुल्की बातों के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। मैं जानता था कि मेरे बगैर नादिया काफ़ी परेशान थी। खुद मुझे भी इसकी फ़िक्र थी। यही वजह थी कि मैंने इसे सिद्रा के पास ठहराया था ताकि वो मेरे दीगर दोस्तों और दुश्मनों से ओझल रहे। इसके बाद मैंने डॉली का नंबर मिलाया। डॉली ने फ़ोन उठाया तो मैं बोला, सुनाओ कैसी हो? वो तुम्हारी इज्जत का लश्कर इखा है आजकल। वो हैरत से बोली, ये आप हैं जो दुबई से कॉल कर रहे हैं? मैं बोला, हाँ। तो तुम क्या समझी कि कोई नया ग्राहक है जो दुबई के लिए पिक करना चाहता है? वो बोली, कुछ बात है? मैं यही कुछ की। मैं बोला, सुनाओ, ऊपर की कमाई भी हो रही है नहीं? वो बोली, हाँ, 10,000 माहाना तनख्वाह पर मुझे रखा था और पहली रात जब मेरे साथ ज़्यादती की तो मुझे 5,000 दिए, दूसरी बार भी 5,000 दिए, इसके बाद 2 बार आया मगर रात नहीं गुजार पाया। मैं जानता था कि असल ये तुम इससे कहीं ज़्यादा होगी। मैं बोला, कोई ख़ास खबर इत्तला? वो बोली, नहीं कोई ख़ास नहीं, बस इतनी कि नजीब को कहीं बाहर भिजवा दिया है, किसी यूरोप के मुल्क। मैं बोला, ये तो होना ही था, तुम नज़र रखो और नौकरों से भी इधर उधर की खबरें लेती रहूं। काल मुनक़ते करने के बाद मैं लेट गया। फैशन शो रात तक चलना था तो कुछ देर आराम कर लेना ही बेहतर था। सारा रात 8 बजे आई तो मैं तैयार होकर लॉबी में इसका मुंतज़िर था। हम दोनों एक साथ फैशन शो में दाखिल हुए तो सारा की हैसियत की बदौलत मेरा भी बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। हमें सबसे आगे वाली रूम में बिठाया गया जहां से हर मॉडल बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। शो शुरू हुआ और कई मॉडल्स आती गईं और कई जाती गईं। मैं सरसरी नज़रों से सभी को तक रहा था क्योंकि मैं सारा के वजूद में खो गया था कि अचानक एक मॉडल के आते ही मुझ पर बिजली गिर पड़ी। मेरी आंखें जैसे पथरा गईं। मैं इसके जिस्म के निशेब और फराज और जिस्म को झटकाती लिबास से दंग रह गया था। मैंने बेसाख्ता नज़रें चरा ले, वो वापस लूट गई। इसका नाम कंपेयर ने नाज़नीन बताया जो किसी भी नामी ड्रेस डिज़ाइनर का लिबास पहनकर आई थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बस इसके नाम में उलझा था। बाकी का तमाम शो मैंने गायब दिमागी से देखा। शो का मुहतमम जब सारा से मुखातिब होने आया तो खुशामदी अंदाज में बोला, मैम कैसा लगा आपको हमारा शो? इसका जवाब मैंने अचानक दिया, एक मॉडल की वहाँ नाज़नीन, किसी भी कीमत पर मुझे आज रात चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। मेरी इस गैर मुतलक्के बात पर जहाँ वो हक्का बका रह गया था, सारा भी हैरान रह गई, मगर अपनी खुद एतमादी और समझदारी से इसने जल्द अपने आप को संभाल लिया। इसकी निगाहें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जहाँ हवस का कोई नाम और निशान नहीं था, बल्कि एक जंग की सी कैफियत थी, जैसे मैं खुद अपने अंदरूनी महाज आराई में मुब्तला हो। वो माजरत खा अंदाज में बोला, सर, ये कैसे मुमकिन है कि मॉडल्स यूं किसी के साथ? मैं इसकी बात काट कर बोला, मैं जो होटल में खहरा हो, 1 घंटे में वो वहाँ होनी चाहिए। इसने परेशानी के आलम में सारा की तरफ देखा तो सारा भी कतियत से बोली, मेक अ ठीपिन। वो चुपचाप लूट गया। हम गाड़ी में बैठ गए। एक बार फिर ड्राइवर की मौजूदगी में मुकम्मल खामोशी छा गई। सारा कई सवालात पूछना चाहती थी मगर पूछ नहीं पा रही थी। मैंने खुद ही बात शुरू की,
जैसा ये दुखता है वैसी कोई बात नहीं, वो बोली। ये मैं समझ सकती हो। होटल आने पर शोफर गाड़ी से पहले निकल गया तो वो बोली, ठीक है पप्पू, कल मिलते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि आज की रात हम दोनों ने ही बहुत हैजान अंगेज अंदाज में गुजारनी थी, मगर एक इत्तेफाकिया वाक़ये की वजह से सब मलिया मैट हो गया। मैं बोला, मुझे बहुत अफसोस है कि हम प्लान के मुताबिक रात ना गुजार सके। वो बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे माबैन जो ताल्लुक़ है इसमें ऐसी मुआफ़ी माज़रत की गुंजाइश नहीं। हम कल मिलते हैं और अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ बता देना, मगर मैं कभी नहीं पूछूंगी। वो वहाँ से चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। रात के 11 बजे मेरे रूम की बेल बजी और दरवाज़ा खोलने पर वो अपने होशरुबा जलवे के साथ मौजूद थी। मुझे अपने सामने देखकर खुद इसका रंग पीला पड़ गया था। इसके साथ वही था जिसे मैंने इसे लाने का आर्डर दिया था। मैंने उन्हें अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया और उनके पीछे में भी कमरे में दाखिल हो गया। वो दोनों सोफे पर बैठ गए और मैं इसके साथ लगकर बैठा। वो बड़ी खुशामद करते हुए बोला, मैंने जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हमने किया। आखिर हम हबीब साहिब के दोस्तों को नाराज तो नहीं कर सकते ना। आप मिस नाज़नीन से खूब बातें कीजिए, उनका भी एक फ़ैन क्लब बन चुका है, हालांकि ये अभी न्यू ही फैशन इंडस्ट्री में है। मैं बोला, बहुत शुक्रिया नाज़नीन, आज की रात मेरी मेहमान हैं, कल सुबह इन्हें पकड़ कर ले जाना। ये एक साफ इशारा था कि मैंने नाज़नीन को यहाँ बातें करने नहीं बुलवाया और अब वो चला जाए। वो भी समझ गया और हंसकर बोला, शुक्रिया, आप इंजॉय कीजिए, कल सुबह में ड्राइवर उन्हें पकड़ कर लेगा। वो चला गया तो मैं नाज़नीन की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, तो नाज़नीन, ये हैं आप और ये है आपकी तरक्की। जहां बना एक भी पैसा खर्च किए मैंने आपको रात भर के लिए हासिल कर लिया। इसका चेहरे का रंग जर्द से सुर्ख हो गया। इसे शदीद जिल्लत का एहसास हुआ। वो कपकपाते हुए और तल्ख अंदाज में बोली, तो शुरू कीजिए, नोच लिए मेरे जिस्म को, इसलिए तो मुझे यहाँ बुलवाया है आपने। ज़रूरी नहीं हर रात की कीमत भी मिले, कभी कभार ये जिस्म महज कारोबारी ताल्लुकात बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैं बोला, हाँ, बुलवाया तो इसलिए था, मगर मैं नहीं जानता था कि ये जिस्म इतना बेमोल होगा, इतना अर्जा कि सिर्फ एक आवाज़ पर रात भर के लिए मेरी आगोश में आ जाएगा। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं बोला, हैरत है कि उन आंखों से भी आंसू टपकते हैं, वरना जो जिस्म दिन रात दूसरों को लुभाने और उनको तफरी फराहम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनसे ये पानी के कतरे बह जाते हैं। वो अचानक फट पड़ी और बहुत ज़ोर से रोने लगी और बोली, बस करे पप्पू, और कितना जलील करेगे मुझे। मैंने इसे सख्ती से पकड़ा और बोला, क्या गया तुमने? मैं जलील कर रहा हूं तुम्हें। वहां हजारों की भीड़ में इस बेलबसी के आलम में कौन किसको जलील कर रहा था? आज इस कमरे में रात बिसर करने कौन आया है और किसने किसकी तजलील की है? बोलो बोलो नाज़नीन बोलो। वो अचानक रोते रोते बोली, प्लीज चुप हो जाए पप्पू, प्लीज मुझे इस नाम से मत पुकारे प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हो। मैं अपना गुबार निकाल चुका तो इसका हाथ थाम लिया। वो अचानक मुझसे लिपट गई, मेरी बाजुओं में जाकर जैसे इसे सुकून आ गया और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। वो आंखें मूंदे मेरी बाजुओं में इस तरह समा गई जैसे मुझसे जुदा होकर बखर जाएगी। जब वो रू रू कर दिल हल्का कर चुकी तो मैंने इसे उठा लिया और बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। इसका चहचहाता लिबास इतना गैर आराम देखा कि सोते में भी छन पैदा करता। मैंने अलमारी से इसे बाखरोब निकाल कर पहना दिया, इसे पानी का गिलास थमाया और बोला, नजमा, तुम्हें यहाँ इस हाल में देखकर मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। नजमा कुछ देर सिसकियां भरती रही, फिर बोली, क्या मैं खुद अपने आप की नज़रों में गिर गई हूँ? मैं बोला, तुम यहाँ इस हाल तक कैसे पहुंची? क्या ये सब इस वजह से था कि मैंने तुम्हें और सिद्रा को भला दिया था? आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, ये इसकी कोई वजह नहीं थी। पत्ता है पप्पो, ये जो गिल्ली मोहल्लों की लड़कियां होती हैं ना, ये बिल्कुल मेरे जैसे होती हैं। जवानी से पहले ही जवानी पालेने की ख्वाहिशमंद हर लड़की वक्त से पहले खुद को हीरोइन समझती है। हर जवान और खूबरू लड़का इसे अपना हीरो लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जवान तो हुई मगर हर लड़के की नज़र मुझसे पहले मेरी बहन के जिस्म का तवाफ करती। इसकी वजह तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। जहां हम दोनों में मुमासलत थी वही एक बुनियादी फ़र्क जिनसी कशिश में था, क्योंकि सिद्रा में बिला का जिस्मानी लोच था। मर्द चेहरे के हसन से नजरें बना सकता है मगर जिस्म के निशेब और फराज से बेनियाज नहीं रह सकता। ऐसे में पहली बार मेरे एक ट्यूशन टीचर ने मेरे तवसुत से सिद्रा पर दौरे डालने की कोशिश की। मैंने उनका पैगाम कभी भी सिद्रा को ना दिया और खुद अपना आप ही उन्हें सौंप दिया।
16 साल की उम्र में मैंने अपने से 10 साल बड़े मर्द को अपना सब कुछ दे दिया। इस वाक़ये का मुझ पर बहुत मनफी असर हुआ। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी और इस मर्द ने भी मेरी इस्मत दुरी के बाद मुझे पलटकर कभी पूछा ही नहीं। 3 साल गुजरे और मैंने आपको देखा। आप मेरे हम उम्र थे मगर देखने में ऐसे के जैसे मर्दांगी का कोई शाहकार। मैंने आपसे राह और रस्म पलाए और जब पहली बार तन्हाई मुयस्सर आई तो आपने भी जिस्मानी खराज मांगा, मगर इस बार आपकी संगत में इस खेल में मुझे दर्द, कराहत और घन आने की बजाय लुत्फ़ और सुकून मिलने लगा। पहली बार कोई मर्द मुझे मेरे जिस्म के लिए हासिल करना चाहता था। मैं हवाओं में उड़ रही थी मगर ज़मीन पर आ गिरी जब पता चला कि अब भी सिदरा की तरफ मुल्तफ़त हो गए हैं। जिस बिस्तर पर मेरा जिस्म मचलता था वही सिदरा की भी जवानी का रस बहने लगा। एक बार फिर मुझे अपनी ही बहन से शिकस्त हुई। आप वहाँ से चले गए, अपनी एक नई दुनिया आबाद कर ली। उन्हीं दिनों मुझे सबाहत मिली। सबाहत मेरे ही कॉलेज में थी। सबाहत मॉडलिंग करती थी। छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट करके अच्छे पैसे कमा लेती। महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, दुबई की सैरें, ये सब वो मॉडलिंग की बदौलत करती थी। मैं बड़ी आसानी से इसके चुंगल में फंस गई। आज़ाद जिंदगी, मन चाही दुनिया और बहुत सा पैसा, यही काफ़ी था मुझे जैसी मोहल्लों में रहने वाली लड़की के भटकने के लिए। सबाहत ने मुझसे कुछ भी छुपा कर ना रखा और साफ साफ बता दिया कि मॉडलिंग में किसी भी लड़की को अपने जिस्म और चेहरे की जाज़िबियत से सामने वाले को मशहूर करना होता है। इस सिहर में गिरफ्तार होने वाली 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो किसी खूबसूरत मॉडल के सिहर में गिरफ्तार होकर इसकी बनाई अशिया खरीद लेते हैं। दूसरी किस्म के लोगों की कुव्वत खरीद इतनी होती है कि वो मॉडल का हसन ही खरीद लेते हैं। इस इंडस्ट्री में एक अलग करेंसी चलती है जो उन जिस्म की करेंसी। हर चीज़ की कीमत जिस्म के बदले अदा की जाती है। सियाहत के साथ मैंने अपनी राह बना ली, जहां मुझे मॉडल बनाने के साथ साथ इस काम की भी तरबियत दी गई। मैंने इतने मर्दों के लिए काम किया कि अब किसी भी अनजान मर्द के सामने मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। अब तो ये आलम है, लाखों की भीड़ के सामने आज़ाद होने में भी मुझे आर नहीं। इस मेहनत और इस मशक्क़त का सिला मैंने यूँ अदा किया कि जहाँ जहाँ मेरे प्रोड्यूसर हुक्म करते मैं वहाँ वहाँ में रद्दी के कागज़ की तरह इस्तेमाल करवा आती। सिर्फ 6 महीनों में मुझे उन मर्दों की गिनती भूल चुकी है जो मुझसे मिल चुके हैं। हर हफ्ते कोई फैशन शो होता है यहाँ। मेरी एक आरज़ू थी कि मर्द सिदरा की बजाय मेरे जिस्म को भूखी नज़रों से देखे। ये ख्वाहिश अब इस सूरत में पूरी हुई। मुझे शदीद दुख और अफसोस हो रहा था। मैंने इसके कंधे को यूं कर बोला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मेरे साथ वापस चल लो। इसने शिद्दत से मेरा हाथ चटक दिया और बोली, ये बात जो मैंने अब पर जाहिर की है किसी और पर नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी अब यही है और इसे मैंने शौक से चुना है। मुझे इस जिंदगी की इतनी लत लग गई है। रात को बेशक मेरे जिस्म की तजलील होती है मगर दिन की रोशनी में मैं हर मर्द की निगाहों में अपने लिए भूख और रश्क देखती हो। ये मेरी सबसे बड़ी महरूमी थी और यही मेरा हासिल है। मैंने इस्मत गिनवाई है मगर रश्क हासिल किया है। मैं इसे समझाने की कोशिश करता रहा मगर वो ना मानी। रात के वक्त इसने फ़ोन करके एक टैक्सी को बुलवाया और कपड़े पहनकर चली गई। कुछ देर बाद मैंने सारा को कॉल की। सारा ने फ़ोन उठाया तो मैं बोला, सारा, क्या तुम अभी यहाँ आ सकती हो? सारा परेशानी से बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैं बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। सारा 10 मिनट भी मैं मेरे पास थी। वो मुझे सीने से लगाकर बोली, क्या हुआ, तुम इस कदर निहाल क्यों हो? तुम मुझे सब बता सकते हो। मैंने इसे मुख्तसर अल्फाज में नजमा के बारे में बता दिया। वो कभी तासुफ से सर हिलाकर बोली, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। कोई भी लड़की सिर्फ अपनी नातजुर्बाकार ख्वाहिशात की वजह ऐसी दलदल में धंस जाती है और सब में इसका इस्तेहसाल करते हैं, कोई मदद नहीं करता। मैं बोला, वो किसी की बात सुनना गवारा ही नहीं करती। इसे लगता है कि इसने जो किया ठीक किया। ये सब मुज़मरात इसके नज़दीक सिर्फ इस फील्ड के ज़ाबिते हैं। वो बोली, खैर ये इसकी अपनी चॉइस है, तुम यहाँ लेट जाओ मेरे पास। इसने मुझे कंबल ओढ़ा दिया, अपने जूते और टी शर्ट उतारी और मेरे साथ लेट गई। इसके आतिशी जिस्म से उठती गर्म खुशबू ने मेरे चुके हुए असाब को जल्द पर सुकून कर दिया और मैं जो रात भर का जागा था इसकी छाती पर सर रखे सो गया। मेरी आंख दिन चले हुए खिली। मेरा सर सारा पर था। इसके हाथ मेरे बालों में उंगलियों से कंघी कर रहे थे। हल्का मुझे एहसास देखकर वो मुस्कुरा कर बोली, सो जाओ, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैंने वाल कलाक पर नजर डाली तो दिन के 12 बज रहे थे। जिस वक्त सारा के साथ सोया था इस वक्त शायद 3 बजे थे। मैं अंगड़ाई लेकर उठा और बोला, तुम ऑफिस नहीं गईं? वो बोली, नहीं मैं नहीं जा सकी। मैं बोला, तुम जागती रहे इतनी देर,
वो बोली, नहीं मुझे भी नींद आ गई थी, अभी कुछ देर पहले ही आँख खिली है मेरी, नाश्ता मंगवा है। मैं बोला, नहीं, नाश्ता हम कहीं बाहर करेंगे, मैं नहा लूं फिर चलते हैं। मैं वॉशरूम में जाकर नहा रहा था कि मुझ पर वो सरकने की आवाज़ आई। इसी लम्हे सारा नरमी से मुझसे लिपट गई। कुछ देर की मस्ती के 10 मिनट बाद जब मैं नहाकर बाहर निकला तो वो तौलिया लपेटे बैठी थी। वो बोली, पप्पो, मेरे पास कपड़े तो हैं ही नहीं, क्या करो? कल रात वो जब मेरे बुलाने पर आई थी तो महज ट्राउज़र और टी शर्ट में थी। अब इस हाल में वो मेरे कमरे से तो बरामद नहीं हो सकती थी और ना कोई भी जानने वाला समझ जाता कि कमरे के दरवाजे के पीछे क्या सीन चला होगा। मैं बोला, ऐसा करते हैं कि तुम पहले नीचे जाओ, मैं फिर आता हो। मैंने भी अलमारी से एक हल्का पुल्का सूट और शर्ट निकाला और पहन लिया ताकि हम साथ हों तो लगे कि छठी मिना रहे हैं और कदरे रिलैक्स मौज में हैं। हम दोनों बारी बारी निकले और नीचे पार्किंग में सारा की कार में बैठ गए। नाश्ते के लिए हम एक दूर दराज के पाकिस्तानी होटल गए। नाश्ते का वक्त तो नहीं था, इसीलिए दोपहर का खाना ही खाया। खाने के दौरान उधर उधर की बातें होती रहे। वापसी पर मैंने नजमा के प्रोमोटर से राबिता किया तो पता चला नजमा सुबह ही किसी काम से बाहर गई है, मगर एक पैकेट मेरे लिए छोड़ गई है। मैंने इसे वो पैकेट अपने होटल पहुंचाने को कहा। मैं होटल पहुंचा तो एक लिफाफा मौजूद था। इसमें एक तवील खत था, पप्पो, मैं इस दुनिया में पहुंच चुकी हूं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इस जिंदगी से शायद आपको ये एतराज़ हो कि इसमें मेरी इस्मत सलामत नहीं रही, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बाइस्मत तो मैं अपने बाप के घर पर भी नहीं थी। 12 साल की उम्र तक मैं 2 मर्दों के इस्तेमाल में रह चुकी थी। सिर्फ मैं क्या मेरी बड़ी बहन कोई नेक परहेजगार साबित हुई? पप्पो, हमारे उन घरों में हर घर में नजमा मौजूद हैं जिनको मिलने वाले पप्पो भी बहुत हैं। कोई इसका कजिन है, कोई टीचर, कोई बहनोई, कोई देवर आशिक। गरज ये कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो घर बैठी नेक और शरीफ लड़कियां नहीं करती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इस बात की कमाई खाती हूँ और इस बात का वाशिगाफ इजहार कर सकती हूँ जबकि वो नहीं कर सकती। मैं जब घर से भागी तो मैंने सिद्रा को अपने और अब से ताल्लुक़ के बारे में सब बता दिया था। ये एक तरह की खुशी हासिल करने के लिए बताया था कि ज़िंदगी भर जिस हसद में मैं जलती रही, इसकी आग सिद्रा तक भी पहुँचे। ये बात बताकर मुझे लगा कि मैंने सिद्रा के साथ हिसाब बेबाक कर दिया है। मैं अपनी नई जिंदगी में रीच बस चुकी हो। मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, कम अज़ कम इससे मुझसे कभी जुदा करने की कोशिश मत करना। एक आखिरी बात यह है कि मैं कई मर्दों के बिस्तर गरमा चुकी हूँ, मगर ये भी सच है कि जो खुशी और सुकून मुझे अब की बाहों में आया करता था वो अब मफकूद है। इस सिर्फ कभी जो अब की थी नजमा। मैंने ख़त पढ़कर दोबारा लपेट कर रख लिया। मैंने लाहौर सलीम का नंबर मिलाया और बोला, क्यों प्यारे, कैसा चल रहा है कैंपस में? वो जोश से बोला, ओ पप्पो, यार कहाँ है? तो पूरी यूनिवर्सिटी तो अब तेरी गुमशुदगी की FIR कटवाने वाली थी, कहाँ है? तो मैं बोला, जाहिर है जहाँ का इश्तिहार लगा है, दुबई में हो। वो बोला, अच्छा, हम तो समझते हैं कहीं और है और नाम दुबई का लगाया है। मैं बोला, बड़े अफसोस की बात है, अपने भी लोग ये समझते हैं तो दुश्मनों से क्या गल्ला करे। वो बोला, बस यार, अपनी अपनी सोच है, सुना। कब वापसी है? मैं बोला, पेपर से एक दिन पहले। तो यार तमाम नोटिस मुझे ईमेल कर दे। वो बोला, ठीक है, आज ही इकट्ठे करता हूँ, बाकी नाइला के पास होंगे पिछले साल के, वो भी लेकर भेज दूंगा। आलमजेब का फ़ोन आ गया। इसने कहा, पप्पो, इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है। दरअसल ये बात कोशिश के बावजूद फैल गई है कि असलम कुरैशी को एक लड़के ने मुनहकी खाई है। अब कुछ सियासी मुखालिफ तुमसे राबिते करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें उनसे बचना होगा। ये लोग कुरैशी के खिलाफ तुम्हारा कंधा इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं हंसा और बोला, यानी अब असलम कुरैशी कानून की मदद भी ले सकता है मेरे खिलाफ? बात खिल गई है तो मुकाबला भी खिलकर होगा। आलमजेब बोला, हाँ, इसका इम्कान तो है। मैं बोला, तो फिर ठीक है, हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। जिल्द में वापस आ रहा हूँ और इस बार किसी रियायत देने के मौद में भी नहीं हो।